नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स जलवायु विज्ञान। उस सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है और फर्स्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे सोलर इंसोलेशन हो गया, अल्बिडो हो गया, सोलर कांस्टेंट हो गया, सन स्पॉट हो गया। इसके अलावा विंस डिस्प्लेसमेंट थ्योरी पढ़ी थी और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में पढ़ा था, जो कि हमको बताता है कि प्रभाव की मात्रा कितनी आ रही है और सन की जो वेव्स है ना, जो सन से निकलने वाले रेडिएशन की जो वेव है वो लॉन्ग वेव है कि शॉर्ट वेव है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिसाइड किया था। आज हम जो है इसी क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम अगले सेगमेंट में हम प्रवेश करते हैं। ये लेक्चर जो है, आज का लेक्चर ये संबंधित है कि सोलर इंसोलेशन की मात्रा जो आती है सूर्य की तरफ, है ना, उस सोलर इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जो कि सोलर इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके पहले मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ और फिर उस पॉइंट के हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और कोई सी यानी कि इजी क्वेश्चन आए या फिर टफ क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की स्थिति में रहे। तो देखते हैं हम। टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सोलर इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो पहला है एंगल ऑफ द सन रेज, यानी कि सूर्य की किरणें किस एंगल से पृथ्वी की तरफ आ रही है ना, तिरछी आ रही है या लंबवत या 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानेंगे हम। सेकेंड पॉइंट आता है आपका लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई कितनी है ये प्रभावित करेगा। दिन की लंबाई छोटी है या बड़ी है, इसके आधार पर भी सोलर इंसोलेशन प्रभावित होता है। थर्ड जो है वो आता है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस तरह से प्रभावित करती है या नहीं करती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सन स्पॉट, जो सन में जो है सन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट जो बनते हैं, है ना, उसका क्या प्रभाव रहेगा और सन स्पॉट क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि सन रेज जब पृथ्वी की तरफ आती है तो सूर्य से लेके पृथ्वी तक उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में बीच में जो है कहीं एटमॉस्फेरिक लेयर पड़ती है ना, वायुमंडलीय परतें पड़ती है। उन वायुमंडलीय परतों का क्या प्रभाव पड़ता है उस सोलर इंसोलेशन में और कौन कौन सी घटनाएं उस बीच घटित होती है ना। तो उसमें जैसे एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, है ना, ये घटनाएं किस तरह से घटती, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो है सोलर इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, हम आते हैं एंगल ऑफ द सन रेस पे। तो एंगल ऑफ द सन रेस में अगर हम बात करें कि सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी चूंकि गोल है और पृथ्वी पे जो है अलग अलग पोर्शन पे सूर्य की किरणें जो है अलग अलग एंगल से आती है। इसको एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आप जानते होंगे कि 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन, ये भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है, वहां पर जो सन रेज आती है वो 90 डिग्री पर आती है ना, 90 डिग्री पर आती है। और पोलर रीजन पे पोलर रीजन पे जो सन रेज आती है वो तिरछी आती है। इस कंसेप्ट को हम एक बार इसमें बोर्ड से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं यहां पर एंगल बात कर रहा हूं सन रेज के एंगल की, अगर देखिए सन रेज अगर इस तरह से ये सन ये है हमारा और इसके द्वारा कोई भी रेज आ रही है, ये 90 डिग्री पर आ रही है ना, 90 डिग्री पर आ रही है अगर इस पर्टिकुलर सरफेस पे। और अगर तिरछी बात करें तो तिरछी जो है वो इस तरह से जाती है ना, और ये हमारी क्या है, सरफेस है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप थोड़ा इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए कोई टॉर्च होती और टॉर्च से मैं यहाँ पर प्रकाश डालता, तो एक चीज तो यहाँ पर है कि ये प्रकाश जो है छोटे एरिया को कवर कर रहा है ना। और अगर मैं तिरछा टॉर्च को करते हुए तिरछी अगर उस पर उससे रोशनी डालता हूँ तो वो प्रकाश जो है पूरी तरह जो है फैल जाता है, यानी कि ज़्यादा सरफेस को कवर करता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये समझ में आ गई कि सन रेज अगर 90 डिग्री पर पड़ रही है तो वो क्या है, कम सरफेस को कवर कर रही है, और तिरछी पड़ रही है तो क्या है, ज़्यादा सरफेस को कवर कर रही है। क्लियर। अब सवाल ये होता है कि ये जो हीट है ना, ये कम सरफेस को कवर कर रही है, तो इसका प्रभाव जो है 90 डिग्री के एंगल से जब सन रेज आती है तो
हीट का जो प्रभाव रहता है वो क्या होता है, ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा हमको इंसोलेशन प्राप्त होगा क्योंकि कम सरफेस को कवर कर रही है। अब तिरछी अगर सनरेज आती है तो वो क्या करती है कि बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, तो जो इंसोलेशन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है ना। तो तिरछी रेखा में जो है इसका प्रभाव क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। एक और चीज़ होती है कि वायुमंडल, ये जो सनरेज आ रही है ये एटमॉस्फेरिक अलग अलग लेयर से होकर गुजर रही है, तो चूंकि 90 डिग्री पर आ रही है तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है इसका भी कम क्षेत्र जो है वो कवर कर रही है। और तिरछी जब आती है तो तिरछी में देखें तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसका एक बड़ा एरिया जो है वो कवर करते जा रही है। तो ये तीनों कंडीशन में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 90 डिग्री पर जब सन रेज आती है तो वो कम एरिया कवर करती है, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक लेयर का भी कम क्षेत्रफल पार करती है। तो इसके कारण जो है क्या होता है, सोलर इंसोलेशन का प्रभाव जो है यहाँ पर ज़्यादा रहता है। वहीं हम तिरछे में देखें तो यहाँ पर इसका प्रभाव कम होता है। आपने देखा होगा कि जैसे पृथ्वी जो है वो क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण क्या होता है कि ये हमारी आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, या इसी को बोलते हैं हम कर्क रेखा और मकर रेखा। सूर्य के इर्द गिर्द जब पृथ्वी घूमती है तो एक समय क्या होता है कि 21 जून को सूर्य जो है कहाँ पर आ जाता है, 90 डिग्री लंबवत कहाँ पर आ जाता है, कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को आपको मालूम है कहाँ पर आ जाता है, आपके मकर रेखा के ऊपर, है ना, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब यहाँ पर जब हम एक कंडीशन की बात करें कि जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब इसकी पोजीशन होती है तो 21 जून को जब यहाँ पे लंबवत होता है तो उस समय जो है आपका ये पोलर रीजन नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है 6 महीने का दिन हो जाता है, क्योंकि दिन की लंबाई यहाँ पर जो है बढ़ती जाती है। 21 जून को आपको मालूम होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और अगर हम 21 जून वाली कंडीशन में देखें तो उस समय जो है अगर नॉर्थ पोल तक जाते जाएंगे तो दिन की लंबाई जो है क्या बढ़ती जाएगी। वैसे ही 22 दिसंबर वाले केस में देखेंगे तो जब साउथ पोल तक जाएंगे तो दिन की लंबाई यहाँ पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आएगा कि जब यहाँ पर 6 महीने दिन है उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पर आपको क्या है, ठंड नज़र आती है। क्यों नज़र आती है, क्योंकि जब सनलाइट है, क्योंकि आपको मालूम है इक्वेटर रीजन में तो आपको क्या है 90 डिग्री पर मिलेगी, तो 90 डिग्री पर सन रेज पड़ने के कारण यहाँ पर एरिया कम कवर करती है, कम वायुमंडलीय परतों को पार करना पड़ता है ना, इसलिए जो है यहाँ पर आपको क्या है सोलर इंसोलेशन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। लेकिन पोलर रीजन में क्या होता है, सन रेज जो है वो क्या होती है, तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण उसको क्या है एक बड़ा एरिया जो है वो कवर करना पड़ता है, ज़्यादा एटमॉस्फेरिक लेयर को पार करना रहता है। इसलिए जो है क्या रहता है कि पोलर रीजन में 6 महीने में दिन होने के बावजूद भी क्या है वहाँ पर आपको सोलर इंसोलेशन की मात्रा जो है ज़्यादा नहीं दिखती है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझ सकते हैं कि आपको आ गया होगा, है ना। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में ये बताया, यहाँ पर क्या है डायरेक्टली 90 डिग्री में पड़ रही है 0 डिग्री तरफ, और इधर जो है क्या है तिरछी पड़ रही है, ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर जो है सन रेस की जो एंगल होता है वो प्रभावित करता है किसको, सोलर इंसोलेशन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आगे हम जैसे पढ़ेंगे दिन की लंबाई, और ये सारे फैक्टर जो है इसके जगह जो है क्या हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये एंगल, रेस का जो एंगल होता है वो रहता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं सेकेंड फैक्टर पे। सेकेंड है आपका लेंथ ऑफ द डे। अब लेंथ ऑफ द डे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था लेंथ ऑफ द डे में मैंने आपको बताया था कि जब हम सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्या है चक्कर लगाती है, और उस कारण जो है सूर्य के अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी के अकॉर्डिंग जो है सूर्य की पोजीशन चेंज होती है। और मैंने बताया था 21 जून को यहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की पोजीशन 90 डिग्री होती है। ठीक है, जब और आपको मालूम है कि यहाँ पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है सूर्य जो है वो इक्वेटर लाइन पे होता है, जब सूर्य दिन और रात जो है दोनों हेमिस्फीयर पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन 21 मार्च से जब
21 जून तक जाते हैं तो सूर्य की पोजीशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ती जाती है। तो उस दरमियान जो है अगर 21 मार्च से हम बात करें ये पूरा टाइम पीरियड की, तो इस दौरान क्या है यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है, दिन की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। वैसे ही हम दिसंबर वाले केस में देखें तो यहाँ पर सितंबर से दिसंबर तक का जो पोर्शन होता है यहाँ पर क्या है, आपको सदर्न हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि दिन की लंबाई जो है नो डाउट कि सोलर इंसोलेशन की मात्रा को प्रभावित करती है ना, लेकिन इसका प्रभाव जो है एंगल, जो सन रेज का जो एंगल है उतना प्रभावी नहीं हो पाता है ना। यानी कि हम ये कहें कि जब दिन की लंबाई जो है ज़्यादा होती है तब सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होता है, दिन की लंबाई कम होती है तो सोलर इंसोलेशन कम होता है, लेकिन ये प्रभाव जो है इतना सामने नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, एंगल जो रहता है रेस का वो ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो ये वाला फैक्टर आप समझ चुके हैं। तीसरे फैक्टर पे हम बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब यहां पर भी हम बात करते हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अर्थ और सन के बीच की दूरी जो है वो किस तरह से प्रभावित होती है। आप देखा होगा आपने कि सन और अर्थ के बीच में अगर हम बात करें, ये सन है और ये अर्थ है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो एवरेज डिस्टेंस जो है, अगर हम बात करें एवरेज डिस्टेंस वो होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर, है ना। वैसे ही हम बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों के बीच में होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर, है ना। यहाँ पर आप में से जो नए होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया कि ये डिस्टेंस जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो ये एलिप्टिकल पाथवे होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी सूर्य के नज़दीक पहुँचती है पृथ्वी और कभी जो है दूर पहुँचती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब मैक्सिमम दूरी, यानी कि मैक्सिमम दूरी जब हम बात कर रहे हैं सन और अर्थ के बीच में, जब मैक्सिमम दूरी होती है, मैक्सिमम दूरी यानी कि कितनी, 15.21 किलोमीटर, यानी कि इस समय जो है मैक्सिमम दूरी के समय जो है सूर्य क्या होता है, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होता है ना। जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो दूरी कब ज़्यादा होती है, तो ये जनरली जो है वो 4 जुलाई को ये पोजीशन होती है, जिसे अगर हम ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको एफेलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफिलियन, है ना। या एफिलियन के लिए ही हम एक शब्द यूज करते हैं अपसोर। ये घटना क्या कहलाती है? अपसोर। अपसोर का मतलब ये होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, दूरी मैक्सिमम होगी, है ना। वैसे ही हम बात करें अगर मिनिमम दूरी की, तो मिनिमम डिस्टेंस आपको मालूम है कितना है, 14.70 किलोमीटर, है ना। ये घटना जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मिनिमम दूरी कब होती है, ये होती है 3 जनवरी को। अब 3 जनवरी को ये दूरी जो है सबसे मिनिमम होती है और इस घटना को बोलते हैं पेरिहेलियन, या इसी को बोलते हैं हिंदी में हम उपसौर। इस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर। अब यहाँ पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये तो हमने थोड़ी दूसरी बात कर ली है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पर जब सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो हमको सूर्य की हीट जो है कम मिलना चाहिए, और उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर ठंड होना चाहिए, है ना, उस समय ठंड लगना चाहिए, और वैसे ही हम यानी कि विंटर सीजन होना चाहिए। और 3 जनवरी को जबकि सूर्य क्या है, पृथ्वी से क्या है, बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ पर समर सीजन होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, यानी कि हमारे अगर क्लाइमेट सिस्टम की बात करें, तो 3 जनवरी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हमारे यहाँ देखें तो क्या होती है, ठंड होती है ना, जस्ट उल्टा। जबकि 3 जनवरी को तो क्या होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ठंड हो रही है। 4 जुलाई को हमारे यहाँ ठंड नहीं होती है ना। ये क्यों हो रहा है? देखिए, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि डिस्टेंस जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये डिस्टेंस क्या है,
सोलर इंसोलेशन की मात्रा को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी मैं बोलूँगा, क्योंकि ये फैक्टर जो है किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? एंगल ऑफ द रेज, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी सूर्य की किरणों का जो कोण है वो ज़्यादा प्रभावित करता है सोलर इंसोलेशन को। उस कारण से जो है ये प्रभाव भी जो है, जो डिस्टेंस का जो है वो नगण्य हो जाता है उस एंगल के आधार पे। तो ये सोलर इंसोलेशन को ज़्यादा हद तक प्रभावित नहीं करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है, हम आगे चलते हैं, वो है सन स्पॉट। सन स्पॉट पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखिए, सन स्पॉट जो है सूर्य में बनने वाले काले धब्बे, है ना, ये सूर्य में बनने वाले इस तरह से जो है, ये हालांकि व्हाइट कलर में बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये है काले धब्बे, है ना। ये सन स्पॉट जो है, इसी के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, सन स्पॉट के लिए ही एक शब्द यूज होता है ब्लैक स्पॉट। अब ब्लैक स्पॉट या सन स्पॉट होते क्या है? सन स्पॉट ये सूर्य में बनने वाले वो क्षेत्र होते हैं, सूर्य के वो क्षेत्र होते हैं जिनका टेम्परेचर, यहां मैं बोल रहा हूं, आप वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, जिनका सन स्पॉट, ये वो क्षेत्र होते हैं जिनका टेम्परेचर आसपास के क्षेत्र से क्या होता है? कम होता है। यानी कि ये जो सन स्पॉट बना है उसके आसपास का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर इस सन स्पॉट का रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सन स्पॉट। अच्छा, सन स्पॉट जो है पहली बार जो है ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो ने इसको खोजा था। अब सन स्पॉट में भी देखें तो थोड़ा सा मैं अदर चीज़ें भी डिस्कस कर लेता हूं कि ये सन स्पॉट जो दिख रहे हैं, ये सन स्पॉट, इस सन स्पॉट का जो केंद्रीय भाग होता है, जो केंद्रीय भाग होता है उसे बोलते हैं हम, जो केंद्रीय भाग या सेंट्रल पार्ट होता है, इसका केंद्रीय भाग जो है वो कहलाता है अम्ब्रा। क्या कहलाता है? अम्ब्रा। इसको हिंदी में भी आप अम्ब्रा ही लिखें तो याद करें तो ज़्यादा बेटर है। और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र, यानी कि सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या कहला रहा है? अम्ब्रा। और इसके बाद में इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है जो कि ब्लैक स्पॉट को घेरे होता है उसे बोलते हैं प्रेन्युम्ब्रा। क्या बोलते हैं? प्रेन्युम्ब्रा। और एक चीज और हम बता सकते हैं कि जो सन स्पॉट है ये 11 ईयर का इनका एक साइकिल होता है, 11 ईयर में जो है ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, है ना। अब सोलर यानी कि सन स्पॉट जो है जब बनते हैं तो जब 11 ईयर का साइकिल करते हुए जब ये मैक्सिमम लिमिट में पहुंचते हैं, यानी कि बन जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इनके कारण जो है सोलर इंसोलेशन की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि ये किस तरह से और प्रभावित करता है, लेकिन हाँ, ये एक बात है कि सन स्पॉट के बनने पर जो है सोलर इंसोलेशन पे प्रभाव पड़ता है और उस समय इनकी मात्रा बढ़ जाती है। आपको ये भी पता होगा सन स्पॉट बनते हैं तो उसके कारण क्या है कि जो रेडियो सिग्नल होते हैं वो भी क्या है? डिस्टर्ब होते हैं, है ना। अभी हालांकि करंट में ही AR3038 करके एक सन स्पॉट जो है उसके कारण जो है कई चीज़ें, आप करंट अफेयर में उसके रिलेटेड कई चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, वो सन स्पॉट से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं सन स्पॉट का भी क्या है, जब सन स्पॉट बनते हैं तो उसका प्रभाव जो है सोलर इंसोलेशन की मात्रा पर पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ है, हम टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं। ये तो मैंने सन स्पॉट की बात कर दी है ना, जिनका टेम्परेचर क्या होता है? आसपास के क्षेत्र से क्या होता है? कम होता है। वैसे ही एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे बोलते हैं फेक्यूले, फेक्यूला, है ना। फेक्यूला क्या होता है? फेक्यूला ये सन पे ही बनने वाले वो क्षेत्र होते हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है? आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा होता है ना। जैसे इसका कम होता है, फेक्यूला का ज़्यादा होता है। इसके अलावा सन स्पॉट क्या है? ब्लैक स्पॉट है, लेकिन फेक्यूला जो है वो क्या होते हैं? ब्राइटेस्ट स्पॉट होते हैं। क्लियर? तो ये हमने सन स्पॉट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कि सन रेज जो है, सन रेज जैसे मैंने बताया आपको कि ये सन है और ये इसको सरफेस, इसकी रेस को जो है सरफेस तक आना है, ठीक है। ये सरफेस तक आ रही है, तो सरफेस पे आने के कारण क्या हो रहा है? इसको वायु, चूंकि आपको पता ही होगा कि हमारे ऊपर जो है अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर होती है ना, तो ये सन रेस को क्या है डायरेक्ट तो पृथ्वी पर नहीं आती है, बल्कि ये क्या है वायुमंडल की अलग अलग परतों से होकर आती है। इन परतों से होकर आने पे जो है अलग अलग तरीके की घटनाएं होती है ना, जिसका हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में भी बड़ा यूज़ है। जैसे कि आप जानते होंगे, आपको आसमान जो है वो नीला नज़र आता है, सूर्यास्त के समय में जो है लाल दिखता है ना।
ये सब रीजन जो है हम इसके बारे में जानेंगे इस फैक्टर के द्वारा, ठीक है। तो इस फैक्टर को हम थोड़ा फिजिक्स के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर में पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की तरफ आती है तो उसका वायुमंडल के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें स्कैटरिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ रहा है सनरेज पर, सनरेज जो पृथ्वी पर आ रही है तो वायुमंडल से होकर गुजर रही है और उस वायुमंडल द्वारा क्या क्या प्रभाव हो रहा है। तो उसमें हम सबसे पहला जो पढ़ते हैं प्रकीर्णन, है ना, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग या इसी के बोलते हैं हम प्रकीर्णन। देखिए, इसको समझाने से पहले एक तो हमने प्रभाव क्या पड़ेगा, एक तो स्कैटरिंग होगा, एक एब्जॉर्प्शन होगा और तीसरा आपका रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहला पढ़ते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात कि सन रेज, ये सन रेज है, ये पृथ्वी की तरफ आ रही है ना। अब पृथ्वी की तरफ आ रही है तो इसके रास्ते में जो है कोई पार्टिकल आता है ना, यानी कि इस तरह से इसको कंडीशन देखिए, ये सन रेज है, यहाँ पर आई है और रास्ते में जो है इसके मार्ग में एक पार्टिकल मिला है, ठीक है। पार्टिकल कौन सा हो सकता है, धूल का कण हो गया, नमक हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पार्टिकल से जब ये सन रेज आके टकराती है तो टकराने के बाद में क्या होता है, ये सन रेज जो है क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, इस तरह से बिखर जाता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश का किसी कण से टकराकर बिखरने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। अब इसका पीछे का जो है हम थोड़ा सा साइंस जान लेते हैं ना। स्कैटरिंग की जो घटना है उसके बारे में सबसे पहले जो प्रॉपर तरीके से जो स्टडी की थी वो एक व्यक्ति थे, रेले। कौन थे, रेले। रेले, है ना। रेले ने इसके बारे में जो है हमको कुछ कंसेप्ट दिए थे प्रकीर्णन से संबंधित कि ये प्रकीर्णन होता कैसे है ना। क्योंकि यहाँ पर तो एक सिंपल लैंग्वेज में हमने जाना कि सनरेज आई, पार्टिकल से टकराई और पार्टिकल से टकराकर वो सनरेज का प्रकाश जो है वो क्या हो गया, बिखर गया, है ना। लेकिन अब हम इसके पीछे का साइंस जान रहे हैं कि ये होता कैसे है। तो रेले साहब ने बताया था कि ये जो एक्चुअली जो प्रकीर्णन की घटना हो रही है, ये घटना जो है वो होती है कैसी, सिलेक्टिव यानी कि क्या है, पहली बात तो क्या है कि प्रकाश की हर तरंग जो है, प्रकाश आपको मालूम होगा, थोड़ा सा मैं और इसके पीछे चलता हूँ रेले को पढ़ाने से पहले, आपको मालूम होगा कि सन रेज जो निकलती है वो कैसे निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कई चीज़ें होती है जिसमें एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, यूवी रेज होती है, आपकी माइक्रोवेव्स होती है, इंफ्रारेड होती है। इसके अलावा एक विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट में आपको मालूम होगा कि विजिबल लाइट जो है वो बनी होती है किससे, विबग्योर, बेजनीह पिनाला, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनसे विजिबल लाइट बना। तो रेले साहब ने बोला कि ये जो प्रकीर्णन की घटना होती है ये क्या होती है, सिलेक्टिव होती है, यानी कि प्रकाश की हर तरंग जो है वो क्या है, प्रकीर्णित नहीं होगी। अब इसको इन्होंने, रेले साहब ने आगे इसको क्या बताया तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, रेले साहब ने बोला कि जब प्रकाश, सूर्य की किरण जब किसी कण से टकरा रही है और ये कण जो है, इस कण का अगर हम बात करें डायमीटर को हम बोल देते हैं ए, है ना, डायमीटर को हम मानते हैं ए, और जो सन रेज है उसकी वेवलेंथ जो है उसको मान लेते हैं हम लैम्डा, है ना। तो इन्होंने बोला कि अगर इस पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का डायमीटर अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ से कम है या बराबर है तभी प्रकीर्णन की घटना होगी। समझे आप, रेले साहब ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है उन प्रकाश की किरणों की जो वेवलेंथ होगी वो टकराने वाले कणों के डायमीटर से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी तभी प्रकीर्णन की घटना होगी, है ना। एक तो ये कंसेप्ट दिया इन्होंने रेले साहब ने, तो ये इसको हम दे देते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड एक और कंसेप्ट दिया इन्होंने, एक और बात बताई
कि ये जो प्रकीर्णन यानी कि जो प्रकाश टकरा के किसी कण से टकरा के जो बिखर रहा था उसकी इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, तो इंटेंसिटी को हम बता देते हैं आई के रूप में, है ना। ये प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो कितनी रहेगी बिखरने वाले यानी कि स्कैटरिंग की जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, तो वो डिपेंड करे, उन्होंने बताया था कि वो डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है प्रकाश की तरंग के, है ना। वो कितना होता है 4 पावर, है ना। यानी कि बिखरने वाले प्रकाश की आवृत्ति यानी विकिरण प्रकीर्णन होने वाले प्रकीर्णन की जो मात्रा होगी या प्रभाव की प्रकीर्णन की मात्रा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य के या वेवलेंथ के। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट आ गए, तो एक तो हम जान चुके हैं कि डायमीटर कम होना चाहिए किससे, वेवलेंथ से। सेकेंड क्या है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इंटेंसिटी कितनी होगी, प्रकीर्णन की मात्रा कितनी होगी, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, इसके वेवलेंथ के। तो इसका मतलब अगर हम बात पीछे जाते हैं और पीछे जाके देखते हैं कि जो विजिबल लाइट है वो किससे बनी है, वीप ग्योर से। आप जानते होंगे कि वीप ग्योर में अगर हम वेवलेंथ का घटता क्रम और बढ़ता क्रम देखें तो वेवलेंथ जो है वो V से R जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी वायलेट रेज है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, V की वेवलेंथ कम होगी, R की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि V से R जाने पर क्या हो रहा, वेवलेंथ जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, V की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, R की। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंटेंसिटी का रिलेशन किससे था, वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ जो है सबसे कम किसकी है, वायलेट की। अब वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है तो मीन्स उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, स्कैटरिंग की ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट देखा कि रेले साहब के अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन अगर देखें, है ना, अगर हम देखें प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की मात्रा, है ना, प्रकीर्णन की मात्रा या स्कैटरिंग की हम यूनिट देखें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका स्कैटरिंग जो है सबसे ज़्यादा होगी। तो आप जान सकते हो क्यों ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, और रेले साहब के अनुसार भैया जिनकी वेवलेंथ कम है तो उनके स्कैटरिंग होना ज़्यादा होगी। क्लियर। अब स्कैटरिंग जबकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इसी कारण तो आपको आसमान जो है क्या दिखाई देता है, आसमान स्काई ब्लू दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है ना। तो ये प्रकीर्णन से संबंधित ही घटना है। क्लियर। अब बात करते हैं, सेकंड आता है आपका एब्जॉर्प्शन। सेकंड घटना जो है, ये तो हमने पहला प्रभाव तो देख लिया कि वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये हमने देख लिया स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग के द्वारा एक तो आसमान भी नीला दिखता है, दैनिक जीवन में अगर देखें इसका यूज़, आसमान नीला दिखता है। इसके अलावा जो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान लालिमा वाला दिखता है वो भी इसी के कारण से अपने को नजर आता है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तो प्रकाश किरण जब वायुमंडल की परतों से होकर गुजरती है तो कुछ धूल कण या फिर कुछ गैसेस जो है वायुमंडल की परतों के बीच में कुछ गैसेस होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, इन प्रकाश किरणों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ किरणें जो है क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। क्लियर। तो अवशोषण की घटना आप जान चुके हो किसके द्वारा, धूल कण, इसमें भी धूल कण हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, वाटर वेपर हो गई, वाटर वेपर इस तरह से, और कई जो गैसेस होती है जो क्या करती है, सन रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एक तो घटना होती है स्कैटरिंग की, दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन की। थर्ड हम आते हैं, अगली घटना जो है वो है रिफ्लेक्शन या परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है यहाँ पर, परावर्तन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर होता है, और एक आपका होता है डिफ्यूज। देखिए यहाँ पे परावर्तन रेगुलर का मतलब यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी स्मूथ सरफेस से, प्रकाश किरण स्मूथ सरफेस से टकराती है और वापस जो है उसी
जो जिस एंगल से जो तरंग टकरा रही थी उसी एंगल से जो है वापस लौट जाती है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आप अपने आप को कांच में देखते हो ना, तो कांच में देखने की जो घटना होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप मुझे भी देख पा रहे हो, जैसे हम कुछ भी चीज़ देख पाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के द्वारा ही होता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई रेस टकराती है और रेस टकरा कर हमारी आंखों पे आती है, तब हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जब क्या है, स्मूथ सरफेस होता है। डिफ्यूज में क्या होता है, डिफ्यूज में होता है कि इरेगुलर सरफेस, यानी कि सनरेज जब किसी इरेगुलर सरफेस से टकराती है ना, यानी कि इस तरह से इरेगुलर सरफेस से टकराती है तो जो परावर्तित किरण होती है वो अलग अलग एंगल से जाती है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब सन रेज पृथ्वी की तरफ आती है ना, तो पृथ्वी की तरफ आती है तो कुछ धूल के कण हो गए। जब धूल के कण, जैसे हमने बात करी थी स्कैटरिंग में कि डायमीटर अगर वेवलेंथ से क्या होगा, कम होगा या फिर बराबर होगा तो स्कैटरिंग की घटना होगी। लेकिन क्या होता है कि जब सन रेज पृथ्वी की तरफ आ रही है तो जब उसके रास्ते में इस तरफ मार्ग में जो है कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसमें उसका डायमीटर जो है वो क्या होगा, वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, तब ये रिफ्लेक्शन की घटना होगी, है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ है, इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि कुछ प्रकाश जो है वो क्या है, वायुमंडल में रह जाता है। अब आपने देखा होगा एक घटना कि जब बादल बहुत छा जाते हैं ना, बहुत घने बादल हो जाते हैं जिसमें सूर्य क्या है, ढक जाता है। लेकिन आपने कभी महसूस किया कि भैया सूर्य तो ढक गया है, लेकिन क्या है उसके बावजूद भी है हमको अंधेरा यानी कि रात जैसा महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की घटना ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये इस कारण से क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है सन रेज का तो कुछ सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या है, वायुमंडल में बना हुआ रह जाता है, जिसके कारण हम क्या है जब बादल भी छाए रहते तब भी देखते हैं। इसके अलावा रात में भी आप जो है आपके लिए कुछ न कुछ चीज़ जो है क्या हो जाती है, विजिबल रहती है ना। तो वो कारण क्या होता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण जो प्रकाश रह गया है वो मेंटेन रहा है। क्लियर? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप जो सोलर इंसोलेशन को जो इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, तो एक बार मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि सन रेज का एंगल किस एंगल से आ रही है। और सेकंड हमने पढ़ा था फिर कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी किस तरह से प्रभावित करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि दिन की लंबाई किस तरह से प्रभावित करती है, सन स्पॉट किस तरह से प्रभावित करता है, और इसके साथ ही साथ हमने वायुमंडल से जब सन रेज निकलती है ना, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है सोलर इंसोलेशन पे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।